मामला यह है कि यूजीसी बिल आया क्यों, यह गाइडलाइंस आया क्यों? क्या इससे योगी आदित्यनाथ की सरकार अस्थिर हो सकती है, या उनकी लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी अधिक हो गई थी कि उनको पीछे करने के लिए ऐन वक्त पर इस बिल को लाया गया या इस कानून को लाया गया? इस पे कई सारे मसले हैं, तो मैं यहाँ पे कवर करने के लिए आया था। तो बगल में भाई साहब मिल गए, इसी प्रोटेस्ट में आए हुए थे। मैंने इनसे इनका परिचय पूछा। तो आपने अपना परिचय बताया, आपका नाम? मैं एडवोकेट वासुदेव दीक्षित हूँ और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कहाँ सिविल कोर्ट हाई कोर्ट? लखनऊ। लखनऊ में। लखनऊ के सिविल कोर्ट हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट वासुदेव दीक्षित युवा हैं, टीका वगैरह लगाए हुए हैं। आप इसके पहले पॉलिटिकली कभी आपका किसी दल की तरफ रुझान रहा है? नहीं, मैं किसी भी पार्टी की तरफ या किसी भी दल से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र इसलिए हूँ क्योंकि स्वच्छंद तरीके से मैं अपने विचार लोगों के समक्ष रख सकूँ। क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी में इन्वॉल्व होता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव उस पार्टी से रहेगा। तो उस कंडीशन में फिर जो सही बातें हैं, जो सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। वकील साहब, मसला यह है कि यह बिल जब आया है, बिल तो कई सारे आए हैं, लेकिन खेल सारा टाइमिंग का है। आपको नहीं लग रहा है कि इस बिल को लाने की जो टाइमिंग है थोड़ी सी इधर उधर हो गई या गलत हो गई है? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया ही जा रहा है। और जो बढ़ती लोकप्रियता उनकी है, कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस बिल को लाया गया है। कौन नुकसान किस पहुंचा सकता है उनकी छवि को? मतलब योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, सीएम हैं, बीजेपी के सीएम हैं, 10 साल से लगभग 10 साल होने वाले हैं और दूसरा टर्म्स तो खत्म होने के कगार पे है। लोकप्रियता उनकी काफ़ी है, उनकी बुलडोजर नीति हो या अपराधियों के विरुद्ध जो उनकी नीति रही हो, इससे वो खासे चर्चा में रहे। तो उनकी लोकप्रियता से किसको सबसे अधिक डर हो सकता है? अब लोकप्रियता से सबसे ज़्यादा डर पार्टी के ही लोगों को होगा, क्योंकि ये बिल भी उन्हीं के द्वारा लाया गया है। पार्टी के लोगों को? जी। ये कहीं ना कहीं संलिप्तता है। हाँ, पार्टी के लोगों की संलिप्तता इसमें है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की ये कहीं ना कहीं साजिश है। योगी जी को बदनाम करने की साजिश है, यह तो सत्य है। इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि जब से वह कमान संभाले हुए हैं, देखिए मीडिया में रहते हुए हम लोग जैसा भी अपना काम करते हैं निष्पक्षता के साथ करते हैं, किसी पार्टी की तरफ कोई रुझान नहीं रहता। मैं बीजेपी का एक तरीके से, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो मैं उसका आलोचक बन जाता हूं, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ बन के काम करता हूं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। लेकिन इस पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। वैसे प्रदेश में तो भजन लाल शर्मा भी इस पर गिरेंगे, धामी जी भी गिरेंगे, कई सारे जो सवर्ण नेताओं के ऊपर लहरा रहा है लोगों का, सवर्ण समाज की तरफ से आरोप कि ये बोल नहीं रहे हैं। तो योगी जी की कहीं मजबूरी हो गई है इस बिल के बाद? हाँ, बिल्कुल मजबूरी के लिए ही शायद कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर भी विरोधाभास है इस बिल को लेकर। लेकिन बयान नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक सवर्ण समाज से आते हैं, उस सरकार में ये बिल पास होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको काटूंगा, सॉरी टू इंटरवीन दिस मैटर, कि जिस समाज का, मतलब सवर्ण समाज के सबसे अधिक जनप्रतिनिधि और सबसे अधिक प्रशंसक, सबसे अधिक सपोर्टर बीजेपी के, एनडीए के, आरएसएस के, उसने इस वक्त इस बिल को, मतलब डायरेक्ट बीजेपी तो नहीं लेकर आई है, ये यूजीसी लाई है, मैं इस पर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोगों के आरोप हैं मौन रहने का कारण, ऐसा क्यों? अब इसका प्रश्न तो हमारे प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं कि आखिर तो लग रहा है इस कि बिल को, कुछ और बात है। नहीं, इस बिल को लाने का मेन उद्देश्य जो है वो सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना, लोगों को बांटना। और अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले SC/ST कानून आया था, SC/ST कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम लेकिन अत्याचार तो हुए हैं दलितों पे, होते तो थे नहीं, उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से आज के समय में, जहाँ पे अब हमारा मित्र दूसरे समाज से आता है, हम लोग साथ में बैठते हैं, बतियाते हैं, खाना भी खाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते हैं, सारी बातें होती हैं। तो आज का दौर जो है वो समानता का दौर है। आज किसी के साथ भी कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं किया जाता है। और उस समय जब ये पहले SC/ST बिल आया था, बिल के पहले भी अत्याचार उतना नहीं होता था, लेकिन बिल आने के बाद से
अब उल्टा हो गया है। अब अत्याचार सवर्ण समाज के खिलाफ होने लगा है। कोई भी अगर अमून मान के चलिए, हम आपको नहीं जान रहे हैं, आप दूसरे समाज से हैं, हमारी आपकी किसी बात को लेकर बहस हो गई, तो उस चीज़ को लेकर बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, हम आपकी जाति नहीं जानते हैं, लेकिन सामने वाला पक्ष जाएगा, हमको जाति सूचक गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द कहे, तमाम चीज़ें, तमाम मिथ्या आरोप जो हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। और लेकिन एक बात यह भी है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो क्या सर्व समाज को लेकर समानता की बात नहीं की जानी चाहिए? किसी एक तबके को छोड़कर समानता कैसे स्थापित हो सकती है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर समानता की ही बात करनी है तो इस बिल को लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। भाई, जो छात्र वर्ग है उनमें तो एटलीस्ट ये भावना ना रहे कि हम ऊंची जात के हैं, नीचे जात के हैं। और अगर ये बिल आता है, पास होता है, तो इस पे आने वाले भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होगा। कैसे, किस तरह का दुष्परिणाम? अब जैसे कॉलेजेस में आप देखते हैं कि किस तरीके से जो छात्राएं हैं उनके साथ क्या ही होता है, आप जानते हैं। अब आने वाले समय में अगर वह छात्रा किसी सवर्ण समाज से होगी तो उस पर नाजायज़ दबाव बनाने के लिए, फिर से प्रोटेस्ट दूसरी पार्टी आ गई। हाँ, मतलब हो रहा है जबरदस्त हाँ प्रोटेस्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने इस गंभीर मामले को जो संज्ञान में लिया है और इस पे मार्च तक की रोक लगाई है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। मैंने स्टेटमेंट नहीं वैसा पढ़ा, ऐसा कुछ आया है क्या स्टेटमेंट अभी सर्वोच्च न्यायालय जी से? हाँ, आज ही आया है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने अभी इस मामले पे स्टे लगा हाँ, दिया। स्टे लगा रखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से माननीय स्टे लग सर्वोच्च, गया है जी मार्च तक। जी जी जी, मार्च तक लगा। तो अब गेंद किसके पाले में है? अभी गेंद तो किसी के पाले में नहीं कह सकते हैं, जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम लोग अपने जो प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, हम भी तब तक शांत बैठे हैं। अब जो भी आगे की रणनीति तैयार होगी वो मार्च में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब जजमेंट आ जाता है, निर्णय आ जाता है, तो उसके खिलाफ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अगर हमारे पक्ष में है, अगर समाज के पक्ष में है, हम ये नहीं कहेंगे हमारे पक्ष में है, अगर समाज के पक्ष में है, समाज को ये बिल नहीं बांट रहा है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर कहीं से भी ये बिल समाज को बांटने का काम करता है, छात्र छात्राओं को बांटने का काम करता है, तो हम इसका फिर से विरोध करेंगे और तब आंदोलन की स्थिति दूसरी होगी और बड़े पैमाने पर होगी। वकील साहब, आदर्श समाज की परिकल्पना क्या होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं एक आदर्श समाज की परिभाषा? आदर्श समाज की परिभाषा जो होती है वो सर्व समाज को एक साथ लेके चलने की होती है। सर्व समाज को, तो इसमें आप किसी को आगे करेंगे, किसी को पीछे करेंगे। आज के दौर में सभी समान हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सभी अपना स्वच्छंद तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उस समय पे इस तरीके को अगर इस तरीके का बिल लाया जाएगा तो एक आदर्श समाज को साथ में लेकर चलने की परिकल्पना ही रह जाएगी। छूट जाएगी पीछे। हाँ, पीछे छूट जाएगी। और 21वीं सदी में जब लोग मॉडर्न हैं, एडवांस हो रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी चरम पे, इसमें आप नहीं, इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इस तरीके का बिल लाना, अब या जानबूझकर लाया गया या जो भी मंशा रही हो, मुझे तो नहीं पता, आपको भी शायद नहीं पता होगी, उसमें ये ऐसा नहीं लगता है कि एक समाज पीछे छूट जाएगा? अब इसमें मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जहाँ पर बिल लाने वाली थी यूसीसी, और उसकी जगह पे बिल क्या आया? यूजीसी। भाई, समानता का अधिकार, आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून सिविल लाइए। कोड पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाइए। भाई, बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो आप उस पे बिल लाइए। आप उस पे बिल ना लाकर नशाखोरी पे लाइए, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे लाइए। समाज जो दूसरी दिशा में जा रहा है, जो विपरीत दिशा में जा रहा है, उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आप समाज में इस तरीके का बिल लाएंगे जो समाज को बांटने का काम करेगा, तो इससे समाज में विद्वेष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और समाज और ज़्यादा ही बटेगा। अधिवक्ता समाज की एकता की मिसालें जग प्रचलित है। वकील साहब, आपको मैं इनकार नहीं करने दूंगा, अधिवक्ताओं से आज भी लगने में 10 बार लोग सोचते हैं कि लग गए तो फिर अब इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, और आपको मैं इनकार भी नहीं करने दूंगा। आज पत्रकार वाली व्यवस्था में आप बगल में बैठे हुए, ये आपका कोर्ट नहीं है, ये इनकार नहीं करेंगे ना? बिल्कुल हम इनकार नहीं करेंगे। इस बिल के बाद जो नई पीढ़ी अधिवक्ताओं की तैयार होगी, आपको लगता है कि फिर उनके विचार वैसे एक रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं एक रह पाएंगे। जब उनको यूनिवर्सिटी से ही, जहाँ से उनका विकास होता है, जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है, वहीं से अगर उनको समाज में बंटने की भावना, ये यूजीसी बिल जो
करेगी भविष्य में कि वहीं से जातिवाद उनके दिमाग में पनपेगा, और जब पनपेगा तो आगे चल के उसकी क्या स्थिति होगी वो तो आप उसकी मतलब परिकल्पना भी नहीं कर सकते। समाज किस दिशा में जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ये होता कि बिल है ठीक है, लेकिन इसमें जुर्माना और दंड का भी प्रावधान होना चाहिए था गलत करने पर। ये चीज़ें नहीं, इसका शायद सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। और प्लस शायद यह भी विरोध हो रहा है कि समान वर्ग से भी, जनरल कैटेगरी से भी कुछ सदस्य होने चाहिए थे कमेटी में, इक्विटी कमेटी में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको निष्पक्षता होगी। समानता की ही बात करनी है, तो आपको सर्व समाज से उसकी कमेटी में आप रखिए, ताकि उसका जो है दुरुपयोग ना किया जा सके भविष्य में। अब जब आप दूसरे पक्ष के ही लोगों को, दूसरे पक्ष के लोगों को उसमें कमेटी में रखेंगे, तो वो एक दूसरे मतलब जो दूसरा पक्ष होगा, उसके लिए उनके मन में क्या ही भावना होगी, उसके तो आप अक्सर अंग्रेजों पे कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। देश में देश के भीतर जो है जातियों में बांट देते थे, मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे बांट देते थे, ताकि ये लोग यूनाइट ना हो सके, आज़ादी के लिए मांग ना कर सके। आज की परिवेश को आप अंग्रेजों के परिवेश से कैसे तुलना करते हैं? धीरे-धीरे सरकार की यही मंशा है कि ये जनता भी, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ती जा रही है, और स्वतंत्रता देने के बजाय सरकार उसको और जो है बंधन में बांधती जा रही है समाज को, जो कि इस तरीके के बिल जो है इसमें सहायक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप कितना महत्व देते हैं? आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी हमारा संविधान ने हमको दी है। अगर यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती तो हम आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं बात कर रहे होते। अगर ये आज़ादी हर व्यक्ति के पास है, लेकिन कहीं न कहीं इस आज़ादी को भी सरकार छीनने का प्रयास। यूजीसी बिल 2026 में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उस सर्व समाज को मिल रही है। इस पे थोड़ा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विरोध तो इसीलिए हो रहा है ना कि हम अपनी पीड़ा किससे कहेंगे? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमने आपको गाली दिया, हमने आपको अपशब्द कहे या शोषण किया, लेकिन अगर सेम चीज़ें, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं कि मेरे साथ नहीं होगी, तो हम किससे कहेंगे? वही चीज़ है जो सवर्ण समाज है, उसके खिलाफ भी बहुत सारे जो हैं लोग आजकल आपत्तिजनक या जातिवादी शब्द कहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम नहीं भी कहते हैं तब भी हम दोषी हो जाते हैं, वो कहकर भी दोष मुक्त रहते हैं। तो इसमें जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के बिल को रद्द करना चाहिए, और भविष्य में भी इस तरीके के बिल को लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बीजेपी के आला कमान की तरफ से अभी कोई इस पे जवाब नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव ने डायरेक्ट खोल के बोल दिया है कि दोषी बचने न चाहिए और निर्दोष फंसने न चाहिए। बहुत ही अच्छा बयान दिया है। इससे सुंदर बयान क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा बयान दिया है, और इसका मैं सादर जो है धन्यवाद। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल सही है कि गलत है, उन्होंने कहा कि दोषी बचने नहीं चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और निर्दोष फंसने नहीं चाहिए। इसका ख्याल कैसे होगा? लेकिन बिल तो कुछ और ही कह रहा है। बिल में अगर एक पक्ष ने कह दिया कि सामने वाला पक्ष दोषी है, तो दोषी है, उसको अपना पक्ष रखने की कोई वो नहीं है, उसको कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की जो पक्ष जो है आरोप लगाएगा उसको कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। उसने कह दिया तो समझ लीजिए सवर्ण समाज ने उसके खिलाफ जो है जो कल्प्रिट हो गया। हाँ, वो दोषी हो गया। लेकिन मामला यह है, सवाल यह भी है, मेरे जेहन में उठ रहा है, शायद आपके भी जेहन में उठ रहा होगा, कि सवर्ण समाज आंख बंद कर बीजेपी को वोट करता था, और खास तौर पे उसमें ब्राह्मण क्षत्रियों की तो जबरदस्त भागीदारी होती थी, और लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा है कि यह बिल ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ ही है। तो इसको आप क्लियर करिए कि यह बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ है या फिर खाली ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ है? देखिए, ये बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ है। हम इसमें किसी जाति विशेष को नहीं कहेंगे। सवर्ण समाज में जितने जातियां आती हैं, सवर्ण के अलावा सामान्य वर्ग भी है। सामान्य वर्ग, हाँ, सामान्य वर्ग को लेकर ये बिल लाया गया है। और सामान्य वर्ग में सिर्फ हिंदू ही नहीं आता है, सामान्य वर्ग में मुस्लिम भी आते हैं, सामान्य वर्ग में सिख भी आते हैं, सामान्य वर्ग में पाटीदार ईसाई भी आते हैं, कहीं हाँ, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग आते हैं सामान्य वर्ग में। तो ये कहना मतलब उचित नहीं है कि ये खाली विरोध तो खाली ज़्यादातर देख रहा हूँ मैं ब्राह्मण और राजपूत कर रहे हैं। ब्राह्मण राजपूत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी है। हम सरकार को कहीं ना कहीं अंदर से हम सरकार को चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे, लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग जो हैं वो सरकार के समर्थन में रहें। वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का लेकिन एक सवाल ये अभी उठ रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय इसलिए ज़्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है कि इनका शोषण करना रुक जाएगा, ये करते होंगे कुछ वैसा, इसलिए इनके मन में डर, इसलिए सबसे ज़्यादा विरोध यही कर रहे हैं, अन्य समान वर्ग की जातियों के अलावा। नहीं, इस चीज़ को मैं बिल्कुल नकार रहा हूँ। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। सोशल मीडिया पे देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया को अगर हम लेके चलेंगे तो समाज को साथ नहीं ले चल पाएंगे। हम विरोध अपना इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हम झेले हुए हैं। SC/ST एक्ट आया था, उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, उससे उसको आप भी नकार नहीं सकते हैं। तो जब उसका दुरुपयोग होगा, समाज में हो रहा है, तो इस एक्ट का भी आने वाले समय में बुरी तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा, जिस बात की डर है आपको? बिल्कुल डर है। और ये डर समाज के सामान्य वर्ग के सभी व्यक्ति को है, इस चीज़ का डर। और वो कहीं न कहीं, लेकिन जो वो क्या कहते हैं कि जब सामने वाली पार्टी जो है और जो सामान्य वर्ग अपोजिट पार्टी में है, वो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस मामले को तूल दे रहे हैं। विरोध करने की जगह वो इनका समर्थन कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के व्यक्ति। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे किसी भी पार्टी को अलग नहीं रहना है। कम से कम जो सही मुद्दे हैं, उन पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपनी बात रखें और जो गलत है, उसको गलत कहने की हिम्मत करें। बस मेरा यही कहना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार विधानसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल गई, एनडीए को। उस दौरान बिल क्यों नहीं आया? अगर उस दौरान बिल आ जाता तो इनकी सरकार कहीं नहीं बनती और ये मुंह के खाते। तो 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव है यूपी में, उसके बाद क्यों नहीं लाया गया? अब वही चीज़ जो आपका पहला प्रश्न था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को, जो कि बहुत ही मतलब लोकप्रिय हैं पूरे देश में, उनकी लोकप्रियता से कोई मतलब वो नहीं है। तो उनकी लोकप्रियता पे कहीं न कहीं ये प्रहार है। प्रहार है। बिल्कुल प्रहार। ये वकील साहब आप बहुत दूर की बात बोल रहे हैं, नपी तुली बात बोल रहे हैं। ये सच्चाई है, नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई ना कोई बयान तो आ ही जाता है। क्योंकि टाइमिंग का खेल है। अखिलेश यादव का बयान आ गया, उनका बयान जब भी आया तो सरकार के साथ आया, उनके खिलाफ नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन अब समाज में, उनके भी समाज में जो माननीय जो अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी में भी सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं। तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव मोर्चा मतलब थाम के खड़े हैं, तो क्या लगता है कि इस बार सवर्ण समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है? अगर इन्होंने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झेलना तय है। पड़ेगा और देखने को मिलेगा। सवर्ण समाज का बंधुआ नहीं है। बिल्कुल, हम इनके बंधुआ मजदूर बिल्कुल नहीं हैं। हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं। अगर हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं और तो हम सरकार गिराने की भी ताकत रखते हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी में फिर बुराई नहीं है, अगर दोनों लोगों की अगर इक्वल इस पे बात करें तो, अगर मूव करना होगा तो। हाँ, अगर स्थिति सही रही और समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की अगर बात करते हैं, तो भी एक बार सोचा जा सकता है। सोचा जा सकता है। सेंट्रल आला कमान, बीजेपी के आला कमान की तरफ से, जो केंद्र में बैठे हैं, कोई बड़े नेता ने इस पे खुल के बयान नहीं दिया इस मुद्दे पे सवर्णों की तरफ से, यहाँ तक कि सवर्ण नेताओं ने भी। लेकिन उत्तर प्रदेश से कई जो लीडर हैं, आप जानते भी होंगे कि इस बिल का उन्होंने विरोध किया है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह जी का भी नाम आ रहा है। उन्होंने वीडियो, उनकी बहुत तेज वायरल हो रही है, आपने देखा उस वीडियो? मैंने देखा। और बड़ी ठोस बात कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं करेंगे विरोध, हम दलित वर्ग के भाइयों से, बैकवर्ड भाइयों से, ओबीसी भाइयों से और माइनॉरिटी को साथ लेकर उन भाइयों से भी लेकर विरोध करेंगे। बिल्कुल। माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं और बहुत दूरदर्शी मानसिकता रखते हैं। तो आज सुबह ही मैंने उनका वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे कि उन्होंने इस बिल का विरोध किया। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में ये नहीं आ रही है, समाज को बांटने का ये काम करेगा। समाज को बांटने का। बिल्कुल। ये तो ड्राफ्ट में हमने भी जहाँ तक पढ़ा, उसकी भूमिका में ही है कि धर्म, जाति, लिंग भेदभाव किसी के आधार पे नहीं होना चाहिए। अब धर्म जब आ रहा है, धर्म में तो माइनॉरिटी भी आएगी। जिस मुसलमानों हिंदुत्ववादी बात करते थे, ये सवर्ण मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे। मैं कल कवर कर रहा था धरना एक जगह एलयू का, वहाँ पे कई मुस्लिम स्टूडेंट ऐसे मिले और ऐसे बातचीत में कई मुस्लिम लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, यह बिल गलत है, सवर्ण भाइयों के साथ अन्याय होगा। हम इसके वो नहीं है पसडर, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारी मतभेद हो सकती है, लेकिन समाज का विघटन हम नहीं होने देना चाहते। ये मुसलमान कह रहा है। समाज, देखिए, इससे नुकसान सिर्फ सवर्ण समाज को नहीं है। लेकिन ये बताइए, अल्पसंख्यकों को मौका मिला है, ओबीसी में भी मुस्लिम आते हैं, वो चाहते तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकते थे, लेकिन वे लोग भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों में जहाँ तक मुझे पता है, मोस्टली सामान्य वर्ग में आते हैं। कुछ लोग आते हैं, हाँ, शेख सैयद पठान, ऐसा कुछ हाँ, आबादी है, मुझे- लेकिन मुझे- पसमानदा मुस्लिम तो ओबीसी में ही है। हाँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं मुस्लिम समाज में, वो सामान्य वर्ग में आते हैं। और उसमें दो कैटेगरी में आपको थोड़ा सा वो करना चाहूँगा करेक्ट। अशराफ आती है, एक पसमानदा। अशराफ जो कम्युनिटी है वो बहुत कम आबादी है, मतलब मैक्सिमम हमको लग रहा है 8-10% होगी, वो जैसे इधर है।
तो वो जनरल कैटेगरी में आते हैं लोग। बाकी पसमानदा कम्युनिटी है जो कि नेटिव उनको ओबीसी और उस तरीके से एससी एसटी के तौर पे समझा जाता है कुछ जातियाँ, लेकिन उसमें मिला नहीं है उनको, उस लेवल पे समझा जाता है। तो हाँ, वे लोग विरोध, उनमें से कुछ है जो विरोध कर रहे हैं। देखिए जो सामान्य वर्ग से होगा उसको विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ सामान्य वर्ग की ही बात हो बात रही हो है। रही है और सामान्य वर्ग को बांटना मतलब देश को बांटने का। देश पर। अब जिस तरीके से आपने अभी कहा कि अंग्रेजों का जो कानून था कि फूट डालो राज करो, हाँ, उसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। पूरी तरीके से ये आने वाले समय में मुंह की खाएंगे। और इसका कड़ा विरोध जो आप अभी समाज में देख रहे हैं अभी ये कम है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं या सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है निर्णय आने के बाद, तो ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो सकता है। मंडल का दौर, चूंकि हम लोग तो बड़े नहीं थे, हाल ही में उस समय पैदा हुए होंगे या बहुत, मतलब समझ रहे हैं उस दौर में 90 इरा की जो हम लोग की जब अपनी पैदाइश है, लेकिन वो बहुत सुना हमने कि बहुत व्यापक स्तर पे आंदोलन था, लोगों के अंदर गुस्सा था कि समाज को बांटने का काम। खैर ओबीसी रिजर्वेशन, पिछड़े हुए लोगों को मौका मिला, ये अच्छी बात है, लेकिन अब एक नया प्रयोग। नया प्रयोग हमेशा सफल नहीं होता है, कहीं ना कहीं विफल भी होता है, और ये प्रयोग सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा। और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय भी अगर हमारे पक्ष में, अगर समाज के पक्ष में बातें नहीं होंगी तो हम इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। कितना अच्छा होता कि सर्व समाज के लोग मतलब मिलकर इसका हल निकालते हैं, नेताओं के ऊपर न छोड़कर सर्व समाज के लोग, जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि सारे लोग मिलकर इस पे बात करें कि जो सही है, गलत है गलत है। पार्टियां आज है कल नहीं है, लेकिन समाज तो हमेशा रहेंगी। मतभेद अगर शिक्षा के मंदिर से ही शुरू हो जाएगा, वैचारिक रूप से अलगाववाद शुरू हो जाएगा, तो फिर बताइए आगे की परिणति क्या होगी। तो हम एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब शुरुआत से ही जहाँ से मानसिक विकास होता है वहीं से दिमाग में ये गंदगी भरी जाएगी कि समाज को जाति में बांटा जाएगा, तो इससे भविष्य, हम एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। वो समाज में पढ़ेंगे फिर उसी तरीके से जाएंगे, जो जो दिमाग में उनके भरा हुआ है वो आने वाली पीढ़ी में लगातार वो विष जहर भरेंगे, और इससे समाज बटेगा ही बटेगा, कभी समाज एक नहीं होगा अगर इस तरीके के बिल सरकार लाती है तो। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, पूरी बात की और खोलकर सारे धागे रख दिए आपने। आखिरी में एक आपसे सवाल आखिरी पूछ के ख़त्म करते हैं, शो को काफ़ी लंबा भी हो गया। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को कि भी साथ। जातिवाद, धर्मवाद, इन सब से आगे बढ़िए और एक रहिए और नेक रहिए। और अगर हम एक रहेंगे तो एक मतलब उज्जवल भविष्य बनाएंगे, और इससे देश और आगे ही बढ़ेगा। जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक रहिए नेक रहिए, कम से कम बटेंगे तो कटेंगे वाली बात से आपने हट कर एक बहुत बड़ा मैसेज कर दिया। आपने इंक्लूसिव बात किया, सबको लेकर समावेशी बात किया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप द पॉलिटिकल मुखिया देख रहे थे हमारा शो, और हमारे साथ एक विद्वान वकील अधिवक्ता भाई बगल में बैठे हुए थे। सर्व समाज को अपने साथ एक साथ रहने की बात कर रहे थे, और उन्होंने मैसेज दिया सरकार को भी कि आपने टाइमिंग गलत चुना है। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, उन्होंने बिना नाम लिए कहा, यह प्रयास है जो कि शायद सफल नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत विकराल हो चुकी है और युवाओं के बीच में, हिंदुत्व विचारधारा के बीच में उनका एक अलग क्रेज है। खैर, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। अखिलेश यादव के मुद्दे पर भी इन्होंने बोला कि सवर समाज विचार कर सकता है, क्योंकि उन्होंने खुलकर उनका पक्ष लिया। हमने बृजभूषण शरण सिंह की बात की, किस तरीके से उन्होंने इंक्लूसिव चीज़ों पे जोर दिया है, समावेशी समाज पर बात की है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पे अगला कदम क्या उठाती है। क्या बीजेपी यह मानकर चल रही है कि अब आने वाले 10, 20, 50, 60 सालों तक वही रहेगी, बिल कुछ भी आए सवर समाज उसको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, या फिर अखिलेश यादव के पीढ़ी पर प्रहार करने का यह एक षड्यंत्र है? हमें फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, और द पॉलिटिकल मुखिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में जमकर फैलाइए। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जाकर कुछ अच्छी चीज़ें दिखा पाएंगे। हम किसी जात धर्म मजहब के विरोधी नहीं है, सबको लेकर चलते। हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान बना रहे, बाबा साहब की संविधान यथावत रहे। संविधान के सहारे ही हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। वकील साहब,
दर्शकों से कह दीजिए कि सब्सक्राइब शेयर द पॉलिटिकल मुखिया को करें। द पॉलिटिकल मुखिया को आप लोगों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।